फर्स्ट लेक्चर में जो कमेंट में आप सभी ने प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया। क्वालिटी इशू की बात करते हैं तो थोड़ी सी क्वालिटी इशू है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर आपको थोड़ी सी क्वालिटी इशू में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने फ़ोन में जो है क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर वीडियो दिखेगा। हम अपनी तरफ से आज आपको बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश किए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, वो है मृदा। तो मृदाओं का वर्गीकरण हम देखेंगे आज कि उनको उत्पत्ति, रंग, संयोजक और अवस्थिति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा जलोढ़ मृदा आ जाती है, काली मृदा, लाल और पीली मृदा। लेटराइट मृदा की बात करेंगे, शुष्क, लवणीय, पीट और वन मृदा। इन सभी मृदाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा शब्द के सोलम से हुई है। इसे आप ध्यान रखिएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। किससे हुई है? सोलम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। सेकंड टाइप देखते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट की क्या है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा लगभग 43% के लगभग जो है हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे हम कछारी मृदा भी कहते हैं। रेगुर मृदा किस अन्य मृदा का नाम है? तो काली मृदा को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण काली मृदा का निर्माण हुआ है। जब बेसाल्ट लावा जो है वो ठंडा होता है तो उसका अपक्षय होता है, टूटने फूटने के कारण जो है वो काली मृदा का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रेगुर मृदा, जिसे हम काली मृदा कहते हैं, उसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो किस राज्य में देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के अलावा आपका गुजरात वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी काली मृदा पाई जाती है। बीपीएससी में ये काली मृदा से क्वेश्चन पूछा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मालवा का जो पठार है वो उसमें किस मृदा की जो है अधिकता है, उसमें कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? तो काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं तो जो काली मृदा है उसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो है पानी को बहुत ज़्यादा सोखती है। तो ये जब इसमें सूखन आ जाता है, मतलब ये सूख जाती है, तो ये स्वतः जैसे फटने लगती है बीज से, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। इसमें जो है सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है और ये कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मृदा मानी जाती है काली मृदा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मिट्टी का पीला रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण, और जबकि लाल रंग जो है वो लोहे ऑक्साइड के कारण होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम लेटराइट मृदा के बारे में बात करेंगे। तो लेटराइट मृदा जो है वो मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा जो है दिनों दिन जो है वो अनउर्वर यानी कि इनफर्टिलाइज होती जा रही है, तो वो है लेटराइट मृदा। तो इसे अभी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मृदा की जो क्षारीयता है उसको कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मृदा जब क्षारीय हो जाता है, यानी कि वो 7 से अधिक 8 से 14 के बीच में क्षारीयता की बात करते हैं तो हो जाता है, तो उसे हम कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं, फिर वो कृषि योग्य भूमि बनती है। और जब मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसमें हम चूना का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार के तटीय प्रदेश में जो है वो लेटराइट मृदा पाई जाती है। आपका केरल वाले क्षेत्र, कर्नाटक वाले क्षेत्र, इस सब स्थान पे जो है आपका लेटराइट मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम जल धारण करने की क्षमता किस मृदा की होती है? तो वो है हमारी बलुई दोमट मृदा। ये जो है सबसे कम पानी को सोखती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पौधों को सबसे अधिक जल जो है किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो वो चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दलहनी।
यानी कि जो फसल मृदा जो में ऐसा है कि उसको और उर्वरक बने, जैसे उसमें कुछ हम ना बोते हैं तो और ज़्यादा फर्टिलाइज करे, तो उसके लिए हम दालें की फसल उगाते हैं, तब वो जाके वो मतलब फर्टिलाइज करने लगती है बढ़िया से। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जो चंबल घाटी है का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, तो अवनालिका अपरदन के द्वारा जो हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बना था। बात करते हैं चाय बागान के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है, तो लेटराइट मृदा। जैसा कि आपको पता है कि केरल वाले तट पे जो है ज़्यादातर, और कर्नाटक वाले तट पे पाया जाता है, तो वहाँ पे आपका चाय काजू कॉफ़ी के लिए उपयुक्त होती है। तो इसीलिए जो है इसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो लेटराइट। आप इसे ध्यान रखिएगा। दोमट मृदा की बात करते हैं, तो दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो इसमें आपका गाद यानी कि सिल्ट, मृत्तिका और रेत, क्ले और सैंड, ये सब पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, तो वो है जस्ता की। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, तो पांगर कहलाती है। नई जलोढ़ मृदा को हम जो है वो आपका खादर बोलते हैं, और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर बोलते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का उपयोग करते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने बताया लाइम या चूना का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवणीय मृदा की बात करते हैं, में नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैव मृदा जो होती है, ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है, का रंग नीला क्यों होता है, तो ये अम्लीय वो फेरस आयरन के कारण जो है ये नीले रंग की दिखाई देती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो वो कैल्शियम की। जो पश्चिमी राजस्थान में हमारी मृदा मिलती है उसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं, में किस पोषक तत्वों का अभाव होता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी होती है। जो मरुस्थल में मृदा पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है कि मृदा अपरदन जो होता है वो किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो वनारोपण लगा के, यानी कि वृक्षों को लगा के हम जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पीएच मान देख लेते हैं। तो 1 से 6 के बीच में अगर पीएच है मिट्टी का, तो वो अम्लीय मृदा कहलाएगी। और इसको जो है कृषि योग्य बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें चूना का प्रयोग करना होगा, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया। अगर मृदा का जो पीएच मान है वो 7 है, तो उदासीन मृदा है, यानी कि ये अच्छी मृदा है। 8 से 10 की बात करते हैं, और 8 से 14 तो ये क्षारीय मृदा हो जाती है। इसमें जो है अगर क्षारीय मृदा हो जाती है तो इसको कृषि योग्य बनाने के लिए हम इसमें जो है जिप्सम का उपयोग करते हैं, जैसा कि आपने ऊपर देखा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लाल मृदा जो होती है और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। तो अम्लीय प्रकृति की है तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, चूना, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ यानी कि ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वनस्पतिक, जो प्राकृतिक वनस्पतियां उसके बारे में कितना % है ये सब इसमें दिया है। तो चलिए जहाँ पे समझाने की जरूरत पड़ेगी हम समझाएंगे। अपने नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ रहा है ये, पूछ रहा है ये कि भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वर्षा की बात करते हैं तो 70 से जो है वो 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में औसत वर्षा कितनी होती है, तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि
बात करते हैं कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं कि संस्थापक जो थे वो थे सर जॉर्ज किंग, जिसकी स्थापना की बात करते हैं तो 13 फरवरी 1890 ईस्वी को हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो दार्जिलिंग में। मलेरिया की दवा में इस्तेमाल होता है सिनकोना वृक्ष का, आपको पता होगा। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो ये दार्जिलिंग में पाया जाता है। अब बात करते हैं कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो खैर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सा वृक्ष है, तो वो खेजड़ी या खेजड़ी जो वृक्ष है राजस्थान में पाया जाता है, वो है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में वन सर्वेक्षण अधिनियम जो है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1980 में। और 1988 में जो है इसको संशोधित किया गया, जो और बढ़िया से इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सागौन की बात करते हैं। और साल वृक्ष जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय या आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि चंदन जो है वो किस पर्णपातीय वनों में पाया जाता है, तो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन में जो है चंदन वृक्ष पाया जाता है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी जो है उसमें जो देवदार वृक्ष है उसकी अधिकता पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय मतलब आपका जो कश्मीर हिमालय वाला क्षेत्र आ जाता है वो पश्चिमी हिमालय, और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र जो पड़ता है वो पूर्वी हिमालय। आपको पहले वाले लेक्चर में हम बताए थे पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। पूछ रहा है कि बांस जो है वो कौन सी प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि बांस की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ में अधिक पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लाठी बांस। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियां और लघु वृक्ष वाले वन को सामान्यतः मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में ऐसे वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा। भोजपत्र वृक्ष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पलास के बारे में बात कर रहा है कि पलास के वृक्ष को जंगल की आग यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में सागौन वन पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में। चलिए बात करते हैं समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो वो देवदार वृक्ष है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे, तो वो थे सुंदर लाल बहुगुणा जी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जून 1981 को स्थापना हुई थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है की स्थापना 1982 में भोपाल में हुई थी, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए वनस्पतियां के बारे में देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र के बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो कि विस्तार है कश्मीर से कुमायूं तक। इसमें कौन से वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग। इसमें आपका चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष जिसे कोनीफर्स कहते हैं, वो चौड़ी पत्ते वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड पे आपका अल्पाइन शीतोष्ण से ऊपरी सीमा वाले भाग में श्वेत देवदार, फिर श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट पूछ रहा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जो वनस्पति पाए जाते हैं ये सिक्किम से दार्जिलिंग के बीच में पाए जाते हैं। तो इसमें शीतोष्ण क्षेत्र में जो आपके ओक वन, फिर जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेत वाले जंगल भी पाए जाते हैं। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। असम क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी में जो विस्तार है इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों वाली एक लंबी घासों की झुरमुट पाई जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सिंधु का मैदानी क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, ये सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र का विस्तार है वो पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, उसमें जो वन पाए जाते हैं आपका ये शुष्क व गर्म क्षेत्र है। इसमें कंटीले और झाड़ियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं तो ये कछारी क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसमें आपका गेहूं, चावल, गन्ने की खेती अधिक होती है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए दक्कन वाले क्षेत्र को देख लेते हैं। दक्कन वाले क्षेत्र में आपका भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्ष के जंगल से लेके तरह तरह की जंगली झाड़ियां वन पाए जाते हैं। मालाबार क्षेत्र जो केरल का तट है आपका प्रायद्वीपीय तट, जो इसमें घने जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें भी पाई जाती हैं, जैसे आपका नारियल हो गया, सुपारी, काली मिर्च, चाय, कॉफी, रबड़, काजू इत्यादि ये सब पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपका, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछता है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंडमान क्षेत्र में कौन से पाए जाते हैं वन, इसके बारे में भी देखते हैं। तो अंडमान क्षेत्र में आपका जो है इसमें सदाबहार वृक्ष, अर्ध सदाबहार, कक्ष वनस्पति, समुद्र तटीय अल्पावी जंगलों की अधिकता पाई जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता के बारे में बात कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भारत में। अगर आप लोग बोलेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान जो है कब और किस सन में बनाए गए थे, इसके बारे में हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा हेमिस की बात करते हैं तो वो लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है देख लीजिए। सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, दाची ग्राम, किश्तवाड़ा, काजीनांग, ये सब राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आपका वृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी और सिम्बालबारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। पीन घाटी के बारे में बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में है। शांत घाटी आपका केरल में है और फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानापुर राष्ट्रीय उद्यान, ये एग्जाम में पूछता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आप बात करते हैं राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये सब ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ये सब उत्तराखंड में है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में जो है, बिहार में आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में हमेशा पूछता है। सिक्किम में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय की बात कर लेते हैं तो ये आपका बालाफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक रिज, ये नोकरेक रिज जो है वो हमेशा पूछता है एग्जाम में। फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश में मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा जो है एग्जाम में बहुत ही बार पूछा है, आप इसे ध्यान रखिएगा। असम वाले क्षेत्र में देख लेते हैं। असम वाले क्षेत्र में काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना और देहिंग पटकाई, ये 2021 में राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए थे। आप कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान पे जो है नेशनल पार्क पे अलग से वीडियो चाहिए तो बताइएगा, हम इस पे वीडियो बना देंगे कि किस सन में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नागालैंड में देख लेते हैं। तो नागालैंड में आपका इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान है,
मणिपुर की बात करते हैं तो केबुल लामजाओ, ये एक तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका पूछता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल में जो है वो सुंदरवन महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान ये भी पूछता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मेन राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। फिर उड़ीसा में आपका जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही बार पूछता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपसे हमेशा पूछता है एग्जाम में, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आपका छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेलंगाना में देख लेते हैं। तेलंगाना में आपका महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। फिर आपका मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपसे पूछता है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा ये आपसे एग्जाम में पूछता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी एग्जाम में आपसे बनता है। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देख लेते हैं। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आपका मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। मधुमलाई, इंदिरा गांधी और मन्नार वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो इसमें महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। माउंट हैरियट इंपॉर्टेंट हो जाता है, रानी झांसी की रानी। फिर सैंडल पीक, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा केरल में देख लेते हैं, तो केरल में अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली ये हो जाता है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक में जो है वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख ये सब आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। गोवा में जो है महावीर राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देख लेते हैं। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तबोदा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा आप। गुजरात की बात करते हैं तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में बहुत ही बार पूछा है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, और वसंतदा राष्ट्रीय उद्यान ये भी याद रखिएगा आप। मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हो जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसे अब इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसे आप ध्यान रखिएगा। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा जरूर कि अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान पे वीडियो चाहिए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से सन में बना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको अलग से वीडियो में करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ पॉइंट के बारे में समझते हैं। बोल रहा है कि विलुप्त हो रही जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों को संरक्षण हेतु जो है नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है, इसे भी आप ध्यान रखिए। जो विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे, उनको जो बचे हैं उनको संरक्षण करने के लिए नॉर्वे में जो है अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जो है कहाँ स्थित है, तो वो कोलकाता में, इसे ध्यान रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। जीवाश्म जो है वो किस नेशनल पार्क में अवस्थित है, तो वो मांडला मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया, 1974 ईस्वी में स्थापित किया गया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। नागरहोल कर्नाटक वाले क्षेत्र में पड़ता है।
कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम बदल के जो है वो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये 1936 में, सॉरी, ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर की बात करते हैं। वन्यजीव बिहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ये भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहले आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है? तो आपका कोरिंगा, कोल्लूरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपके आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में आपका नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, किन्नेर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका तेलंगाना वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। बिहार क्षेत्र में देख लेते हैं और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बेरला झील वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। भीमताल, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ये सब है जो वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार वाले क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चंडीगढ़ में देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ में आपका सुखना झील जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ में जो है अचान कमार सीता नदी जो है वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र है। गोवा में बात करते हैं तो भगवान महावीर, इसे आप देख लीजिएगा। गुजरात में देखते हैं तो ग्रेट इंडियन की बात करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पड़ जाता है। फिर कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा, ये सब जो है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ जाते हैं। आप इसके लिए भी बोलेंगे तो हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे और एक एक पॉइंट को समझा देंगे। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। तो आपका चंद्रताल, पोंग डैम झील, आपका रेणुका, ये सब जो है वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए होकेरसर, आपका सुरिनसर, मानसर, ये सब हो जाता है। लद्दाख वाले क्षेत्र में चांगथाल, शीत मरुस्थल, काराकोरम, सब ये वन्यजीव अभ्यारण्य वाले क्षेत्र हैं। झारखंड में आपका डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तापचंची, ये सब हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। आपका डंडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, फिर आपका ताल कावेरी, ये सब हो जाता है। केरल में आपका थोडेक्कर, फिर इडुक्की, नेयार, फिर आपका मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमाराकाम, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। और नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य राज्य का। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में आपका बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र में फड़साड़, बोर, कलसुबई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, फिर उसके बाद आपका करहांडला, ये सब पड़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा, हम अलग से वीडियो आप कहेंगे तो इसका बना के आपको एक एक पॉइंट समझा देंगे। उड़ीसा में बात करते हैं तो आपका भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का, गहीर माथा, नंदन कानन, सतकोसिया, गार्ज, सिमलीपाल, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य है। पंजाब वाले क्षेत्र में आपका हरिके झील, राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल, वन विहार, ये सब अभ्यारण्य है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु में देख लीजिए। तमिलनाडु में आपका कोडाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी, वेदाथंगल, ये सब आपका क्षेत्र पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी बिहार, ये सब उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। पटना पक्षी बिहार ये समझिएगा, ये मत समझ जाइएगा कि ये आपका बिहार क्षेत्र में, इसे ध्यान रखिएगा। पटना पश्चिम बिहार जो है आपका उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में है। फिर दिल्ली में देख लेते हैं। दिल्ली में आपका असोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी,
अरुणाचल प्रदेश में पखुई, सेसा, आर्किड ये सब पड़ जाता है। असम में दीपोर, बील, पूर्वीय, फिर कार्बी अगलांग, फिर लावो खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे आप ध्यान रखिएगा। मिजोरम को देखते हैं तो दम्पा, थोरा टंगाल ये सब पड़ जाता है। सिक्किम वाले आपके क्षेत्र में किताम्ब, पांगो लखा, त्रिपुरा में गुमटी, सोपाही जाला ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य है। आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम बोल रहे हैं हम कि अलग से वीडियो आपका बना के एक एक लाइन का आपको समझा दिया जाएगा। नागालैंड की बात करते हैं तो फाकिम, रंगपहर, पुली वेजड़े, उत्तराखंड में केदारनाथ ये सारे वन्यजीव अभयारण्य है सारे राज्य के, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन पिंजौर यानी कि हरियाणा में, इसे ध्यान रखिएगा, प्रथम गिद्ध प्रजनन है। और जबकि दूसरा जो है राजबटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रथम को भी याद रखिएगा और सेकेंड को भी याद रखिएगा। प्रथम कहाँ है? पिंजौर जो कि हरियाणा में पड़ता है। दूसरा जो है राजबटखावा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पूछ रहा है कि सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरगंज जिला में स्थित है। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? भरतपुर जो पक्षी विहार है वो साइबेरियन सारस पक्षी है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। किसे? भरतपुर पक्षी विहार को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो वो 2011 से लेकर 2020 को इन्होंने जैव विविधता दिवस घोषित किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा संघ ने। बात करते हैं तो बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1968 ईस्वी में जो है वो बांधवगढ़ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग जो है वो पाया जाता है वो दाचीग्राम नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जंगली गधा जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली में जो कि केरल में पड़ता है। अब पूछ रहा है कि मधुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, केरल में स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। कौन सा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हाथी अभ्यारण्य के लिए और बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में, इसे भी ध्यान रखिएगा। मानस नेशनल पार्क और मानस वन्य जीव विहार। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केवल लामजाओ जो कि मणिपुर में पड़ता है, ऊपर आपको बताए थे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता रहता है। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वनिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ आवर दिवस जो है मार्च का अंतिम जो शनिवार होता है उसको मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य दिवस ये हमेशा पूछता है, और विश्व जल दिवस भी हमेशा बनता है, और विश्व विज्ञान दिवस, इसे ध्यान रखते चलिएगा। फिर पृथ्वी दिवस भी एग्जाम में पूछता है आपसे, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, एग्जाम में पूछता रहता है। नीलगिरी तहर दिवस जो है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ये भी एग्जाम में पूछता है। बाघ दिवस 29 जुलाई, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व ओजोन दिवस ये भी महत्वपूर्ण है, आपका बनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, क्योंकि इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए मनाया जाता है ये संयुक्त राष्ट्र दिवस।
फिर बात करते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम वाले राज्य में स्थित है। क्वागा जो है किस पशु की विलुप्त प्रजाति है, तो जेबरा की, इसे भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सलीम अली जो भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंचनजंगा जो है राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में किस वर्ष स्थापित किया गया, तो वर्ष 1977 में, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसिद्ध गिर वन जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा हमारा गला बैठा है तो प्लीज़ आप एडजस्ट करिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि गिर वन एशियाई शेर जो है वो प्राकृतिक उसका पर्यावास है, मतलब गिर वन जो है वो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। भारतीय सर्वेक्षण की बात करते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करते हैं तो अल्फ्रेड विलियम थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हिम तेंदुआ जो है भारत में कहाँ पाया जाता है, तो सिक्किम राज्य में जो है हिम तेंदुआ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है, तो वो है 12। हम देखेंगे आगे। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान किस नाम से जाना जाता है, तो वो है बन्नी ग्रासलैंड, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, वो है 18, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना सन 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या में वृद्धि करना और संरक्षण करना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो आपका इसमें से 18 है, तो देख लीजिए कौन कौन सा। नीलगिरी जो है, नीलगिरी को स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुई थी, और इसका विस्तार की बात कर लेते हो तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। नंदा देवी जो है आरक्षित हुआ था, तो वो 1988 में आरक्षित हुआ था, उत्तराखंड में पड़ता है। नोकरेक की बात करते हैं तो ये भी 1988 में आरक्षित हुआ था, मेघालय क्षेत्र में है। मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं तो 1989 में हुआ था, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। सुंदरवन 1989 वाले क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मानस की बात करते हैं तो मानस जो है 1989 में हुआ था, असम वाले क्षेत्र में। इन्हें कब आरक्षित किया गया है, इसका ये सन दिया गया है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ग्रेट निकोबार जो है वो 1989 में इसे भी आरक्षित किया गया था। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में पड़ता है, इसे 1994 में आरक्षित किया गया था। डिब्रू सखोवा की बात करते हैं तो असम में है, इसे 1997 में आरक्षित किया गया था। दिहांग और दिबांग की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसे 1999 में आरक्षित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अलग से भी हम इस पे वीडियो बना देंगे अगर आप सभी कहेंगे तो। नेक्स्ट हमारा कि पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे 1999 में आरक्षित किया गया था। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2000 में आरक्षित किया गया था। अगस्त मलाई की बात करते हैं तो तमिलनाडु केरल क्षेत्र में पड़ता है, 2001 में इसे आरक्षित किया गया था। अचान कमार जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, और अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ में, इसे 2005 में आरक्षित किया गया था। कच्छ का रण 2008 में आरक्षित किया गया था, गुजरात में पड़ता है। और कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है, और इसे 2009 में आरक्षित किया गया था। शेषाचलम पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 2010 में आरक्षित किया गया था। और पन्ना की बात करते हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे 2011 में आरक्षित किया गया था, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में आपसे पूछता है, तो चलिए देखते हैं। हमारा जो है
कस्तूरी मृग परियोजना की बात करते हैं तो प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 में। आइए देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ जानकारी ले लेते हैं। कस्तूरी मृग जो है के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। कस्तूरी मृग के बारे में ये बात कर रहा है। गिर सिंह परियोजना की बात करते हैं तो 1972 में ये प्रारंभ हुआ था। गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ। गुजरात के जूनागढ़ जिले से 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। गिर नेशनल पार्क ऐसा है जहां पे केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे गिर मतलब एशियाई शेर मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाघ परियोजना। बाघ परियोजना तो एग्जाम में इतनी बार पूछा है, आप इसे ध्यान रखिएगा। 1973 में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था बाघ परियोजना लाने का। फिर आपका कछुआ संरक्षण परियोजना सन 1975 में आया था। इसका उद्देश्य था कि उड़ीसा के भीतरकनिका में पाए जाने वाला ओविल रीडले कछुआ जो है दक्षिण अमेरिका कछुए की प्रजाति है, इसको संरक्षित करना इसका उद्देश्य था। और फिर नेक्स्ट है घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में आया। इसका उद्देश्य था भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से सन 1975 में उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की। इसी परियोजना का विस्तार कुकुरैल लखनऊ उत्तर प्रदेश जो कि पड़ता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार और नागालैंड में भी किया गया। कछुआ किसका? घड़ियाल प्रजनन परियोजना का स्थापना कब हुआ था? मतलब प्रारंभ 1975 में, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, आप प्रारंभ कहाँ से किया? उड़ीसा से किया सन 1975 में, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थामिन मृग परियोजना की बात करते हैं तो 1977 में थामिन मृग मणिपुर में पाए जाने वाला विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है, इसे ध्यान रखिएगा। गेंडा परियोजना जो है 1987 में आया। एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलपरादा अभ्यारण्य गेंडों की मुख्य सड़ल स्थली है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाथी परियोजना। हाथी परियोजना भी एग्जाम में भी पूछता है। 1992 में आया था हाथी परियोजना। इसका जो है क्या था? केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ हुई। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? झारखंड के सिंहभूम जिले से। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र जो है वो पेरियार अभ्यारण्य है जो कि केरल में पड़ता है। मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी अभ्यारण्य हाथी परियोजना जो है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सारे क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा। हाथी को यहाँ संरक्षित किया गया है। कहाँ पे? पेरियार में, मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा, राजाजी, जिम कॉर्बेट, इन जगह। और परियोजना कब शुरुआत की गई थी? तो 17 दिसंबर 1992 में। कहाँ से? झारखंड के सिंहभूम जिले से, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाल पांडा परियोजना 1996 में आया था। विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कैट बियर के नाम से प्रसिद्ध जो है तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है लाल पांडा, ध्यान रखिएगा। गिद्ध संरक्षण परियोजना एग्जाम में पूछता है 2006 में। तीव्रता से लुप्त होते हुए गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली जो है डिक्लोफेनॉक एक नामक दवा थी। यह दवा जो अप्रतिबंधित है। इसी के कारण ये दवा जो है ना वो जानवरों को दी जाती थी और जानवर जब मरते थे तो गिद्ध उसको खाते थे। तो वो खाने से जानवरों को गिद्ध ही खाते थे तो उसके वजह से गिद्ध मर जा रहे थे। तो ये परियोजना जो है वो शुरुआत की गई 2006 में गिद्धों को बचाने के लिए, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि प्रवाल भित्ति 60 से 70 मीटर गहरे स्वच्छ जल या कम लवणीय जल
20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम अपना लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपवाह तंत्र के बारे में। तो चलिए आप बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, और आपको अगर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जो हुआ रामस्थल साइट पे अलग वीडियो चाहिए कि किस सन में कौन सा जुड़ा है, तो आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट में, हम अलग से उस पर वीडियो बना के आपको बताएंगे। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।